वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जिस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ये है क्लास 9 का चैप्टर 9 एकदम सही मैच किया है, इसलिए ये चैप्टर बहुत आसान भी हुआ है। चलो इस चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर और मज़ेदार हो जाएगा। इसलिए मज़े से पढ़ना है तो वीडियो पे बने रहना एंड तक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। ठोक दो यार घंटा को, खामखा के यार बिना ठोके रखना। चलो तो फोर्स मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। ए पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इसी को कहते हैं। फोर्स किसे कहते हैं? किसी भी चीज को ढकेलने या फिर खींचने के लिए जो चीज हम लोग लगाते हैं ना, उस चीज का नाम है फोर्स। इतना आसान है भाई। इस चैप्टर में फोर्स के साथ लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है। चलो उसका मतलब क्या है बता देता हूँ। लॉज ऑफ मोशन कुछ नहीं, न्यूटन बाबा के 3 नियम के बारे में पढ़ना है और चैप्टर को ख़त्म करना है। आसानी से ख़त्म होगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हमें कुछ पढ़ना होगा, तो उसे भी पढ़ते जाएंगे। तो फोर्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। एक है बैलेंस, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। देखो यार, इस गाड़ी पर मैंने बहुत जोरदार फोर्स लगाया लेकिन फिर भी ये गाड़ी 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ी। मतलब 1 पॉइंट ना इधर हुई ना फिर उधर हुई, इसका पोजीशन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। तो इसे कैसा फोर्स कहेंगे? इसे कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों ओर से इक्वल फोर्स पड़ता है उसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। समझ गए? हाँ, आई होप समझ गए होंगे। तो इसका डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। बस एक चीज़ याद रखना कि बैलेंस्ड फोर्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम फोर्स पड़ता है तो कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो चलो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन भी देख लो। इफ़ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 0 then the force is called balanced force. If the result of applied force is more than 0 से ज़्यादा होता है तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मान लो एक तरफ से 50 न्यूटन का धक्का लग रहा है तो दूसरा तरफ से 60 न्यूटन का, तो ऐसे में फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। याद रखना, यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया होगा, यदि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसका मतलब उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है। समझ गया ना? हाँ, तो चलो अब लॉज ऑफ मोशन में ही उतर जाते हैं। यही है चैप्टर का मेन पार्ट। एक आदमी था जिसका नाम गैलीलियो था। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था भाई। वो एक ऐसा आदमी था ना, वो अपना रिसर्च किया और उसने खोज के बताया कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, अगर कोई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाता हो। जैसे कि मान लो ये गाड़ी मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक कोई इसे रोकने के लिए इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाए। तो यार सब कोई तो गैलीलियो को मूर्ख बताने लगे कि ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा अगर होता तो साइकिल का सिर्फ एक पैडल मारो, स्कूल पहुंच जाओ, क्योंकि एक पैडल मारोगे तो साइकिल मोशन में आएगा। उसके बाद तुम्हारे नियम के हिसाब से तो वो जितना मन चाहे उतना दूर चल सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कह के सब कोई बोलने लगे। तो वो गैलीलियो साहब बोले कि यार तुम जो साइकिल चलाते हो ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। गाड़ी के चक्का में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। इसी के कारण गाड़ी को धक्का देने से थोड़ा दूर चलता है और रुक जाता है। अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो सच में किसी भी चीज़ को एक बार ढकेल दो वो चलता ही रहेगा उसी स्पीड से, स्पीड भी चेंज नहीं होगा। वाह भाई वाह।
तो इनका बात सच निकला भाई, ये सही बोल रहे थे। फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, ये सब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करते हैं। चाहे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, दिमाग में ले आओ, कोई भी एग्जांपल ले आओ और सोचो। सोच रहे हो ना? हाँ, तुम अपना क्रिकेट बॉल को ही सोच के देखो। यदि तुम बॉल को फेंकोगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स बोलो या फिर एयर रेसिस्टेंस बोलो, लगेगा ही लगेगा। इसी के कारण तुम्हारा बॉल कुछ देर जाके रुक जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम ऐसा जगह में हो जहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर यदि तुम कोई बॉल फेंकोगे ना, वो सीधा कहाँ पर जाएगा तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम इनफाइनाइटली दूर तक चले जाएगा दोस्त, वो कभी रेस्ट में नहीं आएगा। समझे ना? तो ये गैलीलियो का बात था। अब आते हैं हमारे प्यारे बाबा के बात में। वो बाबा का क्या नाम है? वो बाबा का नाम है न्यूटन बाबा। ये बाबा जी यार, इनका दिमाग बहुत तगड़ा था। ये अपना दिमाग से पता नहीं क्या क्या कर दिए। तो ये मोशन के 3 लॉ बताए हैं। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड अपॉन इट। अभी जो बताया ना वही है, बस इसके साथ एक चीज़ जुड़ गया है। देखो, यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा और जिस स्पीड से है उसी स्पीड में रहेगा और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा। कब तक रहेगा? वो तब तक रहेगा जब तक कोई फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसका स्पीड चेंज करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए लगाया ना जाए। समझ गए ना? हाँ भाई, वही बात है इसमें भी। साथ में और एक चीज़ इसने बोला कि यदि कोई रेस्ट में है ना, मतलब कोई चीज़ आराम कर रहा है, वो हमेशा आराम ही करता रहेगा जब तक कोई उसमें फोर्स ना लगाए उसका पोजीशन चेंज करने के लिए। न्यूटन बाबा का ये फर्स्ट लॉ है। समझ गए ना? हाँ, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यार, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है मतलब मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, उसी स्पीड में रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। कब तक रहेगा? तब तक रहेगा जब तक कोई फोर्स उसमें एक्ट ना किया जाए। और कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स उसमें एक्ट ना किया जाए। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मास एंड इनर्शिया। देखो यार, इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया ये भी वही चीज़ है, अभी जो मैं बताया वही चीज़ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है भाई। देखो, इसे मैं अभी समझाता हूँ, डेफिनेशन लिख के फिर समझाता हूँ, नहीं तो मैं डेफिनेशन लिखने ही भूल जाता हूँ। तो इनर्शिया का डेफिनेशन इस तरह से है: द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक कारण है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करता है, और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है भाई, नेचुरल है ये भाई। इनर्शिया के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अपना पोजीशन चेंज करना नहीं चाहेगा। ये इनर्शिया बड़ा आलसी चीज़ है भाई। यदि चल रहा है तो खाली चलते ही रहना पसंद करेगा, और यदि बैठा है तो बस बैठा ही रहेगा, कलहू काठ जैसा। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे भाई, तुम गाड़ी में बैठे हो, मान लो बस गाड़ी में बैठे हो, बस चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। अब चल रही है तो बस में अचानक ब्रेक लगता है तो तुम आगे की ओर झुकते हो। क्यों? इनर्शिया के कारण, तुम्हारा इनर्शिया के कारण बस रुक जाती है, लेकिन तुम्हारा बॉडी चलना ही पसंद करता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। चलो इसी के साथ एक मज़ेदार वाला और एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। देखो यार, तुम बस में बैठे हो, बस भी खड़ा है, तुम भी बैठे हो, मतलब तुम भी रेस्ट कर रहे हो, बस भी रेस्ट कर रहा है, दोनों रेस्ट कर रहे हैं। अब बस स्टार्ट होता है और चलना शुरू करता है तो तुम पीछे लुढ़क जाते हो, क्योंकि बस तो मोशन में आ जाता है लेकिन तुम्हारा बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, इसलिए वो पीछे लुढ़क जाता है। अच्छा, इनर्शिया में आ गए हैं तो और एक मज़ेदार एग्जांपल ले लेते हैं। देखो भाई, कोई घुमाइन है तो उसमें तुम बस में बैठे हुए हो, जब बस घूमता है तो तुम लेफ़्ट साइड लुढ़क जाते हो, यदि बस राइट साइड मुड़ता है तो तुम लेफ़्ट साइड लुढ़कते हो, क्योंकि
तुम्हारा शरीर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, बस भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। जब बस मुड़ता है तो तुम्हारा शरीर कहता है कि नहीं नहीं, हम स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, इसलिए तुम्हारा शरीर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लुढ़क जाता है। ये सब होता है इनर्शिया महाराज के कारण। समझ गया ना? तो चलो यार, अपने पापा के इन्फॉर्मेशन की ओर आते हैं कि पापा बोलते हैं कि बाइक में जा रहे हो ना बेटा, तो पीछे सामान को अच्छे से रबड़ से बांध लेना, तब ही जाना, नहीं तो सामान गिर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, तुम्हारा गाड़ी जब मोशन में आता है ना, तो तुम्हारा सामान रेस्ट में रहना पसंद करता है, बोलता है कि मैं रेस्ट में ही रहूँगा, इसलिए तुम्हारा सामान पीछे लुढ़क जाता है और गिर जाता है। लेकिन जब तुम उसे रबड़ से बांध देते हो ना, तो वो तो टाइट फिटिंग रहता है, कहाँ गिरेगा। इसी तरह से बस में भी होता है भाई, बस में भी सामान को इसलिए बांधा जाता है ताकि बस से सामान ना गिरे। अच्छा यार, एग्जाम्पल का तो मैंने तुम्हारे ऊपर बारिश कर दिया कि बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। तो चलो अब जानते हैं कि इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड रहता है, कि इनर्शिया किस सामान में ज़्यादा रहेगा, किस सामान में इनर्शिया कम रहेगा। देखो भाई, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब यदि कोई सामान का वज़न ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, और उसका वज़न कम है तो कम इनर्शिया रहेगा। देखो यार, छोटा सा पत्थर है, तुम उसे आराम से उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेकिन यदि बड़ा सा पत्थर है तो उसका पोजीशन चेंज करने के लिए तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगेगा और तुम्हारा पसीने छूट जाएंगे। तो ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा इनर्शिया रहता है और कम भारी ऑब्जेक्ट में कम इनर्शिया रहता है, ये याद रखना। भाई मुझे पता है तुम्हें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर हुआ होगा, पानी की तरह सब साफ हो गया। चलो और एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम के बारे में। इसे भी समझो, इसे सिंपल समझो यार कि मोमेंटम किसे कहते हैं। एक तरह से ये पावर है, पावर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउन एज मोमेंटम। पावर, पावर समझते हो ना यार, दम, ताकत, कितना ताकत है। तो मोमेंटम से ही पता चलता है कि इसके पास कितना ताकत है, जितना ताकत रहेगा उतना ज़्यादा काम करेगा। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी को गुना कर दो तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा, और मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। कहीं पर यदि तुम्हें p पड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहाँ पर मोमेंटम बताया जा रहा है। तो भाई फॉर्मूला से ही पता चल रहा है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों में डिपेंड रहता है। देखो यार, पावर क्या होता है मैं बताता हूँ। यदि कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट है ना, और अगर उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसका पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत भारी है 100 किलो का और उसका स्पीड बहुत कम है, फिर भी उसका बहुत ज़्यादा पावर होगा। एग्जाम्पल से समझना चाहते हो? चलो समझाता हूँ। पहले हल्का ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यार, गोली, बंदूक का गोली, उसका वजन कितना होता है? 50 से 100 ग्राम, लेकिन वो एक आदमी को मारने का ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पावर ज़्यादा रहता है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है भाई, 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। तो पावर ज़्यादा रहता है, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा रहता है ना? बात समझ में आ रहा है ना भाई? देखो एक बात ध्यान रखना, चलता ऑब्जेक्ट का ही पावर होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ही उसका मोमेंटम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि भाई P इक्वल टू mv, यदि v इक्वल टू 0 होगा तो मास चाहे जितना हो, मोमेंटम इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम है, फिर भी उसका मोमेंटम ज़्यादा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं पेड़ का, नहीं दीवार का ही ले लेते हैं। देखो यार, एक दीवार है, वो 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ही गिर रहा है, लेकिन यदि उसमें कोई आदमी दब गया ना तो उसका जान चला जाता है। किसी आदमी के ऊपर दीवार गिर गया तो वो जिंदा नहीं बचता है, वो मर ही जाता है। उसका स्पीड बहुत कम था लेकिन मास बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो भाई आज के लिए तो बस मोमेंटम तक ही रखो, मिलते हैं कल पार्ट 2 में। चलो बाय। यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा।